8 द्रव्य कर्मों में जीव के परिणाम के अनुसार बंध होता है। एक परिणाम से सब प्रकार का बंध नहीं होता, जैसा परिणाम वैसा बंध। लेकिन ये 8 कर्म जो आते हैं 4 अवस्थाओं को लेकर के आते हैं। पेज नंबर 114 मिलान करो। द्रव्य बंध के 4 भेद। क्या लिखा है? द्रव्य बंध के 4 भेद। नाम क्या है? पढ़ करके सुनाओ। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये द्रव्य बंध के 4 भेद। द्रव्य बंध का मतलब जो 8 नाम आपके सामने रखे थे ना, ये द्रव्य बंध। परिणाम कर्म का भाव बंध, और ये जो कर्म बंधे हैं ये द्रव्य कर्म है। इन द्रव्य कर्मों में 4 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। कितने प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं? 4 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। कितने प्रकार की अवस्था बनती है? 4 प्रकार की अवस्था बनती है। एक तो प्रकृति के रूप में, एक स्थिति के रूप में, एक अनुभाग के रूप में और एक प्रदेश के रूप में। प्रकृति के रूप में कैसा? आप समझो, इसको समझो, समझ में आ जाएगा तो पढ़ने में आपको सब कुछ ख्याल में आएगा। प्रकृति कैसे? जैसे कि जीव ने परिणाम किया। अब परिणाम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। यदि जीव ने बुरा परिणाम किया तो जो कर्म आ रहा है वो कड़वेपन की प्रकृति को लेकर के आएगा, और कड़वापन पसंद नहीं है। अब बुरा परिणाम किया है तो जो बुरा महसूस, बुरा अनुभव में आएगा वो ही कर्म आएगा, प्रकृति। मान लीजिए शुभ परिणाम किया, अच्छा परिणाम किया, अच्छा भाव किया, तो जो कर्म आएगा, बंधेगा, वो मिठास के रूप में बंधेगा, जो तुम्हारे को अच्छा लगेगा। प्रकृति हर कर्म में उसका स्वभाव पड़ता है, किसी में कड़वेपन का, किसी में मीठेपन का, किसी में खट्टेपन का, किसी में चरचरेपन का। जितने तरह के अनुभव हो सकते हैं उतने तरह के स्वभाव जीव के अपने अपने परिणामों के निमित्त से बनते हैं। कर्म ने ज्ञानावरणी तो ज्ञानावरण, कर्म ने ऐसा भाव किया तो दर्शनावरणी, कर्म ने ऐसा भाव किया तो दर्शन मोहिनी, कर्म ने ऐसा, जीव ने ऐसा भाव किया तो फिर चारित्र मोहिनी, जीव ने ऐसा भाव किया तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, ऊंचा नीचा। जीव जैसे जैसे भाव करता है और जीव की प्रवृत्ति भावों के अनुसार जैसी जैसी होती है, वैसी वैसी प्रकृति के कर्म आते हैं। 8 कर्म है, 8 कर्मों में फिर वो बंटवारा होता रहता है। इस तरह से ये हो गया प्रकृति बंध। इसको क्या कहते हैं? जीव के परिणामों के निमित्त से जो पुद्गल की वर्गनाएं आई हुई हैं, कर्म बन रही हैं, उनमें उनका स्वभाव पड़ा। स्वभाव पड़ता ही है, कर्म बिना स्वभाव के कोई आता नहीं है, उसमें स्वभाव पड़ेगा। ये कर्म जो आया है इस जीव को, वो किस तरह के स्वभाव को लेकर के आया है ये निश्चित होता है, अवस्थाएं निश्चित होती हैं। इसके लिए कहते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति यानी स्वभाव का बंध। फिर जो प्रकृति आई है बंध के रूप में, अब वो स्थिति लेकर के होगी। ऐसा तो है नहीं एक बार बंध गया तो अनंत काल तक बंधा रहे, नहीं। एक अवस्था विशेष, समय विशेष को लेकर के, जैसे कि स्थितियां रहती हैं ना कि भाई ये वाली चीज कितने समय तक टिक सकती है, कितने समय तक, गारंटी कंपनी देती है ना। हाँ, गारंटेड माल, कितने समय की गारंटी, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो स्थिति बंध, ये कर्म 1 दिन टिकेगा, 2 दिन टिकेगा, 10 दिन टिकेगा, 1 साल टिकेगा, 100 साल टिकेगा, 1000 वर्ष तक टिकेगा, 1 सागर तक टिकेगा। इसी अब स्थिति जितनी पड़ेगी पर आबादा काल उसकी बीच की छोड़ के फिर फल मिलना शुरू होगा। तो जो आकर के कर्म अपने स्वभाव में यहाँ बंधा है, उसमें स्थिति निश्चित भी होती है जीव के परिणाम से। स्थिति कैसे होती है? जैसे कि गाय का दूध कितने समय तक अपनी प्रकृति में रह सकता है,
भैंस का दूध कितने समय तक अपनी प्रकृति में रह सकता है, बकरी का दूध कितने समय तक अपनी प्रकृति में रह सकता है, ये उसकी स्थिति है, सुबह से लेकर शाम तक या अगले दिन तक या 2 घंटे आदि आदि। कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, उसका समाप्त होने का समय जो रहता है वो उसकी स्थिति मानी जाती है, कितने समय तक अपने स्वभाव में रहेगा। प्रकृति स्थिति। अनुभाग, अनुभाग का मतलब है उसमें फल देने की शक्ति, सामर्थ्य। मिठास है तो गुड़ खाओगे तो मीठा तो लगेगा, लेकिन शक्कर की अपेक्षा कम मीठा लगेगा। फिर शक्कर खा ली तो गुड़ की अपेक्षा शक्कर मीठी है, फिर उससे आगे खांड या मिश्री, और फिर उसके बाद अमृत। मिठास में जो एक विशेष होता जा रहा है, ये उसका क्या होता है, अनुभाग कहलाता है। फल देने की सामर्थ्य, शक्ति। मिठास है पर फल उतना उस रूप में गुड़ नहीं दे पा रहा, शक्कर ज्यादा दे रही, मिश्री और ज्यादा दे रही, सैक्रीन और ज्यादा दे रही, अमृत तो फिर और ज्यादा दे रहा, ये मिठास। कड़वेपन में नीम, कांजी, बिस और हलाहल। नीम यदि अभ्यास है तो आप ले सकते हो, पर कांजी, अरे ये तो कंजी और कड़वी है, कंजी भी लेने का अभ्यास हो गया तो फिर कोई किसी तरह का पॉइजन, और ये तो बहुत कड़वा है। हलाहल तो फिर आखिरी अवस्था है। तो ये अशुभ में कड़वेपन को लेकर के अनुभाग, और शुभ में मिठासपन को लेकर के अनुभाग पड़ता है। प्रदेशों का बंटवारा ऐसा होता है कि कितने पुंज आए, कर्म की वर्गनाएं कितने पुंज, कितने प्रदेशों को लेकर के बंधी। जैसे मुट्ठी में आपने चावल लिए, अब तुम्हारी मुट्ठी में चावल का पुंज कितना है, चावल कितने हैं। किसी की मुट्ठी में छोटे थोड़े, किसी की मुट्ठी में बड़े आ सकते हैं। तो इस तरह से बरगनाएं कितनी आई, इसको प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों में भी क्या अंतर होता है, कभी कभी परिणामों से प्रदेश ज्यादा आ जाते हैं पर प्रदेशों में पावर कम रहता है, और कभी कभी प्रदेश कम आए और उनमें पावर ज्यादा आ जाता है। जैसे कि राजगीर का लड्डू बड़ा दिख रहा है, लेकिन पावर उसका कम है। अब गुलाब जामुन छोटी सी है, लेकिन अब गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन है। हाँ, ऐसा आइटम मीठे का जिसमें 2 फलों के नाम जुड़े हैं, गुलाब का भी नाम जुड़ा है, फूल है, एक में फूल और एक में जामुन। फल हो गया गुलाब, फूल हो गया। ऐसा मीठा आइटम जिसमें फूल का भी नाम जुड़ा, और अब बताओ हाँ है, हाँ न, और ना फूल है ना फल है, और दोनों नाम जुड़े हैं, बनाया हुआ आइटम है गुलाब जामुन। लेकिन गुलाबी कलर नहीं होता उसका, लेकिन गुलाब पहले लगा है। हाँ, उसका कलर तो अलग रहता है, न जामुन का कलर पूरा रहता है न गुलाब का, लेकिन गुलाब और जामुन, गुलाब जामुन, समझ गए ना। तो है छोटा सा, लेकिन राजगीर के लड्डू की अपेक्षा हाँ, एक से काम नहीं चलेगा भैया, क्या बात है, अब आपने बुला ही लिया है तो ऐसा थोड़ी होता है, या तो आप बुलाते नहीं, बुलाया है तो फिर थोड़ा हमारे हिसाब से रखो। हाँ, और मान लीजिए कहीं पर अब तो रिसेप्शन है, आप अपने हाथ से उठा लो या सर्व करने वाला दे देगा। पहले जब पंगत होती थी ना, तो बड़ी होशियारी से लोग भोजन करते थे। भैया यार देखो यहां पर बाजू में, भैया यार देखो ना इनके यहां पर खाली है, रखो ना थोड़ा सा वो सामान लाओ ना, रखो रखो रखो। अब बाजू में जब उसने परस दिया, ओके भैया उनकी हमी तो खाली है, देखो ना तुम। हाँ, तो कहने का मतलब अड़ोसी पड़ोसी का ये तो भाईचारा कहलाता ना, मित्रता कहलाती है। पंगत होती थी तब होता था, अब वो पंगत का जमाना खत्म हो गया। अब तो रिसेप्शन है, सर या तो अपने हाथ से ले आओ
या फिर कोई दे देगा, चलो गुलाब जामुन। चॉकलेट और छोटी सी होती है, और भी छोटा कोई आइटम बन सकता है। मिलिट्री को भोजन में ऐसे टिफिन टिफिन थोड़ी भोजन दिया जाता है जो बॉर्डर पर रहती हैं। ये तो फ्री समय में, जब छुट्टी है या अभी ड्यूटी नहीं है, तो जब अपने कैंप में है तब वो भरपूर अपने मन मन का बना बना करके खाते हैं। लेकिन जो बॉर्डर पर लगे रहते हैं वहां तो ऐसी सामग्री नहीं दे सकते, अन्यथा उनको बाधाएं होगी, ये जाना वो जाना, ये विकल्प। उनको तो छोटी छोटी चीजें, कैप्सूल, छोटे छोटे कैप्सूल एक अंदर रख लिया, घुल गया, चला गया, दिन भर भोजन की जरूरत नहीं, 2-2 दिन भोजन की जरूरत नहीं, इतने पावर से और उनको पूरी भोजन की पूर्ति हो जाए। तो ये जो है घनत्व, प्रदेश बहुत है, पावर कम है, क्षेत्रफल प्रदेश कम है, पावर ज्यादा। आप किसी को रुई उठा करके गोला बना करके मार दो तो सामने वाला हंसेगा, क्या करेगा, हंसेगा, कुछ नहीं लगा। और एक लोहे का छर्रा लेकर के है तो आंखें लाल लाल हो जाएंगी, पानी आ जाएगा, भैया तकलीफ बहुत हो गई, तेज था। तो फर्क है, प्रदेश कम है, पावर ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, रुई में पावर कम है। तो ये प्रदेश, कर्म का बंध जो भी होता है उस कर्म में जीव के अंदर प्रकृति उसकी पड़ती है, स्थिति उसकी पड़ती है, अनुभाग उसका पड़ता है, प्रदेशों के पुंज देखे जाते हैं। ये चारों अवस्थाएं, ज्ञानावरणादि, ये 8 कर्म हैं, इनमें पड़ती हैं। ये आपका विषय भी पूरा हो गया। अब एक बात बताते, आपसे पूछते हैं, लोगों के लिए ये समझना बहुत आवश्यक होता है। लोग कहते हैं जीव अमूर्त है, पुद्गल की वर्गनाएं मूर्त हैं। अब उनको ये समझना पड़ता है कि अमूर्त जीव में मूर्त पुद्गल की वर्गनाओं का बंध कैसे होता है। क्या समझना पड़ता है? कोई आपके सामने तर्क करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो ये कहेगा जब जीव अमूर्त है तो मूर्त कर्मों का बंध कैसे होगा? मूर्त में मूर्त का बंध होगा, अमूर्त में अमूर्त का बंध का कोई काम ही नहीं है। ऐसा कोई कहेगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप उत्तर नहीं दे पाओगे। फिर हमारे लिए जन तत्वबोध की क्लास लगाना पड़ेगी, और जब पहले ही पढ़ा देंगे आपको, फिर आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। उसके तर्क का समाधान आप बहुत अच्छे से देंगे। आप जो तर्क कर रहे हैं ना, इसका उत्तर ये है। और यदि पूछे कहां से पढ़ा, तो कहना कि महाराज जी की जैन तत्वबोध क्लास में से पढ़ा है। पढ़ोगे तभी तो आप किसी के लिए समाधान दे सकते ना। प्रश्न उठाया हमने, तुमने, सबने उठाया कि जब जैन दर्शन मानता है कि जीव अमूर्त है, तो उस अमूर्त आत्म तत्व में, आत्म जीव द्रव्य में मूर्त पुद्गल की वर्गनाओं का कर्म बंध कैसे हुआ? यहीं पर आपको एक प्रति प्रश्न करना पड़ेगा कि जो जीव अमूर्त है, ये स्वभाव से है या अभिव्यक्ति के रूप में है? स्वभाव से है यदि आप कहते हो तो हमने माना जीव स्वभाव से अमूर्त ही है, लेकिन अभिव्यक्ति के रूप में अभी अमूर्त नहीं है। कोई भी जीव, 4 गतियों में भ्रमण करने वाला कोई भी जीव, चराचर, छोटा बड़ा कोई भी जीव संसार अवस्था में अमूर्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक जीव संसार की 4 गतियों में कर्मों से बंधा हुआ है, और कर्मों से बंधा हुआ है तो फिर मूर्त ही माना जाएगा, अमूर्त नहीं। अमूर्त तो कहा जाता है उसकी शक्ति विशेष के लिए, उसकी सामर्थ्य विशेष है। वह यदि कर्मों से रहित हो तो अमूर्त अवस्था में, सिद्ध अवस्था में आ सकता है, लेकिन संसार की 4 गतियों में अभी मूर्त ही है। नहीं, पहले कभी तो अमूर्त रहा होगा, फिर किसी समय राग द्वेष करने से मूर्त हो गया होगा। नहीं, राग द्वेष उसने बीच में नहीं किया, वो तो जीव का अस्तित्व संसार में जब से है, लोक में, तब से ही राग द्वेष की परिणति उसकी स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जैसे उदाहरण दिया था कि दूध में पानी किसने मिलाया, निकलने के बाद कोई भी मिला सकता है,
लेकिन जो अंदर ही अंदर प्रोसेस में बन रहा है और एकदम शुद्ध सूखे बर्तन में सामने सामने निकाला, एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया, उस दूध में भी नेचुरल जल मिला हुआ है। इसका मतलब दूध प्रारंभ से ही अपने जल के अस्तित्व को लेकर के है। इसी तरह जीव भी जब से अपना अस्तित्व लेकर के है, तब से ही राग द्वेष के परिणामों से के साथ होने से कर्म बंध से सहित, जब से उसका अस्तित्व है तब से उसका कर्म बंध है। तो जब से अस्तित्व है तब से कर्म बंध है, तो फिर कर्म का बंधन समाप्त नहीं होगा क्या? होता है, हो सकता है, होता है, पर कर्म बंध को नष्ट करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उतने साधन होना, उतनी योग्यता होना। मतलब जीव के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है अनादि संसार में कि हम निश्चित करें कि यहां से जीव को कर्म बंध शुरू हुआ है। कथा कहानियों को पढ़ करके मोक्ष हो गया है तो द एंड तो कर सकते हैं कि यहां कर्म के प्रवाह का अंत हुआ है, यहां पर सिद्ध बने। लेकिन कर्म का बंधन जीव को कब से हुआ, किसी का नाम नहीं बता सकते, किसी का आदि स्रोत नहीं बता सकते हैं। यही जीव की अनंतता का प्रवाह है, कर्म से बंधा हुआ। फिर कर्म से बंधा हुआ है तो हमने स्वभाव से अमूर्त माना है जीव को। अभिव्यक्ति के रूप में तो जीव अनादि से ही मूर्त रूप में है, कर्म बंध सहित है। जब कर्म बंध सहित है तो मूर्त कर्म बंध सहित जीव में मूर्त कर्मों का बंध हो जाएगा। फिर कर्मों का बंध कर्मों में ही होगा या कर्मों का बंध जीव में होगा, ये भी एक समस्या खड़ी हो गई। रस्सी में गांठ लगेगी या गाय में गांठ लगेगी? उदाहरण क्या देते हैं, रस्सी को बांधा है तो गांठ तो रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, गाय में थोड़ी लगी है। गाय गाय है, रस्सी रस्सी है। रस्सी गाय नहीं हो सकती है, गाय रस्सी नहीं हो सकती है, रस्सी की गांठ रस्सी में है। तो ये उदाहरण तुम गाय और रस्सी के रूप में दे सकते हो, लेकिन जीव के प्रदेशों में ऐसा कर्म का बंध नहीं है कि पुद्गल की वर्गना का पुद्गल की वर्गना में बंध हो गया। नहीं, पुद्गल की वर्गना का बंध जीव के प्रदेशों में हुआ है। किस तरह हुआ है? जैसे दूध में पानी मिलाने से घुल मिल जाता है, ऐसे ही कर्म की वर्गनाएं जीव के प्रदेशों में घुल मिल जाती हैं। ये कर्म का बंध है और जैन दर्शन ने इस कर्म के बंध को और इसके सिद्धांत को स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। कर्म बंध है तो कर्मों से छुटकारा की भी प्रोसेस है। इस तरह से अनादि संबंध कर्म बंध का और कर्म से छुटकारा पाने की बात आपके बीच में रखी गई।